हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज फिर से नए जोश और जज्बा के साथ फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के लिए एक नया सा वीडियो लेकर के। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे और पीछे की वीडियो में हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हुए आज का वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊँगा। तो मैं आप लोगों को जो भी लेट से देख रहे हैं उनको लिए मैं ये बता दूँ कि पहले से 4 वीडियो अपने हिंदी मीडियम के चले गए हैं और 3 वीडियो आपके इंग्लिश मीडियम के चले गए हैं। और भी ये वीडियो BST का ये पूरा का पूरा ही आएगा, आगे भी आएगा। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को देखिए। अगर कुछ इसमें आपको प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप इस नंबर पर मेरे को कॉल करिए या आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप ये डालिए कि सर ऐसे ऐसे इश्यू है, तो अब मैं उसको दूर करने का कोशिश करूँगा। और ये मेरा नंबर है क्या, कौन सा, 7011013929। ठीक है, तो इस पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आज का क्लास क्या करवाऊंगा मैं, तो हिंदी मीडियम का क्लास होगा। 4 वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो चलते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। कहते हैं बेहतर से बेहतर की तलाश कर, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए अगर नदियां तो समुंदर की तलाश कर। बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए अगर नदियां तो समुंदर की तलाश कर। यूं तो टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, यूं तो टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, जो टूट जाए जो पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कर। तो अपने लोगों को कुछ ऐसा ही करना है, तोड़ देना है। कब, जब आपका एग्जाम हो। कब है होगा ये, जब फैब में होगा। उस हिसाब से अपने लोगों को अभी से तैयारी करनी है। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखना। कुछ इश्यू हो तो जरूर आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सअप करना। अपना ऐसा मान करके चलना कि अपना बड़ा भाई, आपका बड़ा भाई, मैं ये आपसे ऐसा बोल रहा हूँ, तो आप एक बड़े भाई की तरह ही मेरे से कॉल कर सकते हो कि आप अपने घर में अपने बड़े भाई से थोड़ा सा वो नहीं होता कि कुछ भी इश्यू हो तो आप शेयर करते हो, उसी तरह मेरे से भी आप शेयर कर सकते हो। तो चलते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। कल हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था, कल हम लोगों ने सिर्फ देखा था दूसरा चैप्टर प्रबंध के सिद्धांत का। उसमें कुछ बातें देखी थी, प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति क्या होती है, प्रबंध के सिद्धांत का प्रभाव क्या होता है या इसका उद्गम क्या होता है, इसके लाभ क्या है, ये सब कुछ कल मैंने देखा था। अब यहाँ पे बात आती है 2 जो भी विद्वान थे, हेनरी फ्यूल और एप्पल टेलर, इनका ये सिद्धांत है। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि हेनरी फ्यूल का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत पूरा क्लियर हो जाए। इनके 14 सिद्धांत है, इस सिद्धांत को आज मैं करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। एक बार सिद्धांत को मैं लिख दूं, उसके बाद फिर धीरे आराम से आगे चलेंगे। हेनरी फ्यूल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। और जो मैं लिखा रहा हूँ वो आप भी लिखोगे। क्वेश्चन में दे रहा हूँ लिखने के लिए, तो क्वेश्चन भी आप लिख करके मेरे को भेजोगे मेरा नंबर पे 7011013929 इस पर, या मेरे ईमेल पे। ईमेल क्या है अपना, आप बोलोगे सर आप अपना ईमेल बता दो, तो ईमेल देख लो आप, COMERISE, कमराइज है ये, कमराइज ACADEMY@gmail.com। इस पर आप क्या करोगे, मेल कर दोगे, या मेरे व्हाट्सएप नंबर 7011013929 पर आप व्हाट्सएप कर दोगे। ये दोनों ही आप कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं फिर। पहला, कार्य के विभाजन का सिद्धांत। दूसरा, अनुशासन का सिद्धांत। तीसरा, निर्देश की
एकात्मकता, निर्देश की एकात्मकता। उसके बाद कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत, सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। सिक्स में समता का सिद्धांत, पहल क्षमता का सिद्धांत। उसके बाद अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत, अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत। आदेश की एकात्मकता का सिद्धांत, आदेश की एकात्मकता का सिद्धांत। व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा समान हितों की अधीनता का सिद्धांत, व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों, समान हितों की अधीनता का सिद्धांत। उसके बाद केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण। व्यवस्था एवं अथवा क्रमबद्धता का सिद्धांत, व्यवस्था एवं क्रमबद्धता। कर्मचारियों के कार्यकाल में अस्तित्व का सिद्धांत, कर्मचारियों के कार्यकाल में अस्थायित्व का सिद्धांत। सहयोग की भावना का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत आपके 14 सिद्धांत ये आपके हैं, ये लिखते हैं फ्यूल के, हेनरी फ्यूल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। इसको आप नोट कर लोगे, फिर चलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग लिख लिए होंगे। तो चलते हैं एक एक करके। सबसे पहला है कार्य विभाजन का सिद्धांत। अब ये कार्य विभाजन के सिद्धांत में क्या बोलता है कि जो भी काम आपके पास है उस काम को क्या करो, आप छोटे छोटे टुकड़े में बांट दो और कुछ स्पेसिफिक पर्पस को वो काम दे दो। मतलब ये कहता है कि आप अगर मान के चलो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं कौन सा पेपर पढ़ाता हूँ, तो वो काम मुझे आप दे दो, जो पेपर मैं पढ़ाता हूँ वो काम मेरे को दे दो। या आप बिजनेस में बात करते हो, प्रोडक्शन में है,
मतलब बिजनेस की बात करते हैं, अगर प्रोडक्शन कर रहा है तो प्रोडक्शन में अगर कोई जूते वाला है तो जूते का अगर मान के चलो सोल कोई बनाता है तो उसका बस आप वही करते हो, वो जूते का सोल ही बनाएगा। कोई अगर ऊपर से कुछ डाइनिंग वाइनिंग का काम करता है तो वो सिर्फ डाइनिंग वाइनिंग का ही काम करेगा। तो यही बोलता हूँ कि काम को छोटे छोटे टुकड़े में बांट दो और अल्टीमेटली सारा मिलकर क्या बनेगा, पूरा काम क्लियर हो जाएगा। तो छोटे छोटे टुकड़े में बांटो, उससे क्या होगा कि वो उस काम पर उसको क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी मिल जाएगी, वो काम वो अच्छे तरीके से करेगा। फर्स्ट टाइम में अगर उसको 10 मिनट लगता है तो वो हो सकता है कुछ 50-60 जूते बनाने के बाद उसको क्या करेगा, वो 10 मिनट 15 मिनट या फिर उसके 2 से 3 मिनट 4 मिनट में ही बनाएगा। फर्स्ट टाइम अगर उसको 20 मिनट लगता है तो 5 मिनट में भी बना देगा, 10 मिनट में भी बना देगा। तो ये सिचुएशन धीरे धीरे क्या हो जाए, उस पर उसको स्पेसिफिकेशन मिल जाता है, उसको विशेष अधिकार मिल जाता है और वो उसको काम को कुछ अच्छे तरीके से और भी उसके माइंड में कुछ और भी तरीके आने लगते हैं। ये सब चीज़ क्या होता है, कार्य को विभाजित करने का सिद्धांत से फायदे होते हैं। तो मैंने क्या बोला, सिंपल सी बात 2 लाइन अगर बोलूँ तो मैंने सिर्फ इतना बोला कि कार्य विभाजन सिद्धांत में क्या करता है, काम को छोटे छोटे भाग में बांट करके उस बंदे को जो कि उस काम को करने में सक्षम है उनको दे दिया जाता है। उनका सिर्फ वही काम होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ वही काम करे। एक बार पढ़ता हूँ मैं इसको, क्या लिखा हुआ है। कहता है फ्यूल द्वारा प्रतिपादित कार्य के विभाजन का सिद्धांत सभी प्रकार के तकनीकी एवं प्रबंधकीय कार्यों पर लागू होते हैं। किस पर? सभी प्रकार के तकनीकी एवं प्रबंधकीय कार्यों पर लागू होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग को करने के लिए एक विशेष व्यक्ति की आवश्यकता होती है। फ्यूल ने समर्थन किया कि मानव प्रयासों को विशिष्टीकरण द्वारा कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। मतलब मानव कुशलता को विशिष्टीकरण द्वारा, मतलब कोई स्पेसिफिक वर्क द्वारा उसको क्या कर सकते हैं, सफलता प्राप्त किया जा सकता है, कुशलता प्राप्त किया जा सकता है। एक संस्था में उत्पादन, विपणन एवं वित्त के लिए अलग अलग विभाग होते हैं। प्रत्येक विभाग में विशेषज्ञ व्यक्ति होते हैं तथा वे स्थापित लक्ष्यों को सामूहिक रूप से प्राप्त करते हैं। मतलब जो भी काम होता है वो काम को अलग अलग बांट दो आप, फिर सारा काम मिलकर के पूरा काम हो जाएगा वो। और जो पर्सन जो पर्टिकुलर काम को कर रहा है वो उसमें उसको क्या हो जाता है, कुशलतापूर्वक विशेषाधिकार मिल जाता है, विशेषता मिल जाती है उसको उस काम में। तो ये होती है। अब कहते हैं इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है। तो कहते हैं विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं, ये मैंने ऊपर जो पढ़ा उसी में से दिया हुआ है। उसके बाद कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, ये भी वर्ड लिखा हुआ था, 2 हो गई। और उसके बाद इसके उल्लंघन के परिणाम क्या होंगे, कहता है कि उपयुक्त बताया कि विशिष्टीकरण के सकारात्मकता परिणाम प्राप्त नहीं होते। मतलब वही उल्टा बोल रहा है कि विशिष्टीकरण के अधिकार प्राप्त नहीं होते, उसको कुशलता नहीं मिलता और काम में दोहराव की संभावना होती है। एक ही काम को 2 आदमी करेगा तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा। तो ये सब उनके क्या है, डिमेरिट हैं, उसके गैरफायदे हैं, नुकसान है उनके। उसके बाद कहते हैं अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत। कहते हैं दूसरा अपना अधिकार एवं उत्तरदायित्व। ये थोड़ा सा गलती हो गया है, देखो क्या गलती हुआ है। कार्य विभाजन सिद्धांत के बाद आप यहाँ से चलो अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत, फिर इसके आगे एक ये, फिर एक ये, फिर एक ऐसे कैसे करके आ गया। मतलब 7 के पास से जो है ना, ये इसमें से एक, इसमें से फिर एक, इसमें से फिर एक ऐसे करके। तो कहता है क्या, अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो कहते हैं अधिकार एवं उत्तरदायित्व के सिद्धांत में ये होता है कि आप किसी को अगर कुछ अधिकार दे रहे हो ना, तो उसको मतलब किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दे रहे हो उसको, तो उसको प्रॉपर अधिकार दे दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, आप कोई दुकान चला रहे हो, दुकान पर काउंटर पर बैठने का अधिकार आपने किसी को दिया, मतलब अधिकार दिया आपने, उत्तरदायित्व दिया आपने उसको कि आप काउंटर चलाओ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है काउंटर चलाना। लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटर चलाना है तो उसको आप काउंटर की चाबी भी तो दोगे, तब तो उसको अधिकार दे रहे हो आप। ऐसा नहीं आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो। अगर कोई काम गलत होता है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, बट अगर सही होता है तो, अगर गलत होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अधिकार तो आप दे ही नहीं रहे हो, उसको चाबी तो दे ही नहीं रहे हो। अगर पॉलिटिशियन में अगर चला जाए तो क्या होता है, मैं एक एग्जांपल दूं। कहते हैं ये राहुल गांधी वाला सिचुएशन है, सारे अगर जीत होता है तो राहुल गांधी जीतते हैं, ऐसे मेरे को नहीं बोलना चाहिए। और अगर हार होती है तो उनके पास कोई पद ही नहीं है, जो मान के चलो कांग्रेस का अध्यक्ष जो भी हैं अभी खड़गे जी। वैसे इस बात से सही नहीं लगता ऐसा करने में, बट फिर भी कुछ न्यूज़ वाले ऐसे बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, कुछ न्यूज़ वाले ऐसे बोलते हैं कि अगर जीत गए
तो फिर सारे राहुल गांधी जी, और अगर हार गए तो कौन, जो वहाँ पे अभी हैं, मतलब उनके अध्यक्ष साहब। उसके बाद उत्तरदायित्व एवं अधिकार का सिद्धांत हो गया, अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत हो गया। उसके बाद अनुशासन का सिद्धांत, इसको पढ़ लो एक बार। कहते अधिकार का अर्थ है निर्णय लेने की शक्ति तथा आदेश देने का स्वत्व, मतलब आदेश उसको दो, राइट दो उसको। उत्तरदायित्व का अर्थ है सौंपे गए कार्य को समय पर पूरा करने का दायित्व। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार एवं उत्तरदायित्व के बीच संतुलन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उसको उत्तरदायित्व दे दिया कि काउंटर चलाने हैं और उसको काउंटर की चाबी नहीं दी कि वो काउंटर खोल करके जो भी काम हो उसको करे। तो उत्तरदायित्व अगर दिया तो उसको अधिकार भी दो। प्रबंधकों को उनके उत्तरदायित्व के अनुरूप अधिकारों की आवश्यकता होती है। अत्यधिक अधिकार जो उत्तरदायित्व से मेल नहीं खाते नकारात्मक परिणाम लाते हैं। अत्यधिक उत्तरदायित्व जो अधिकार से मेल नहीं खाते श्रमिकों को उसका काम पर पूरा करने की अनुमति नहीं देते। सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए अधिकार एवं उत्तरदायित्व के बीच समानता लाने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए यदि किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में अभी एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में एक उत्पादक प्रबंधक को 2000 वाहन चलाने का लक्ष्य दिया गया, वाहन बनाने का लक्ष्य दिया गया, पर यदि वह दुकानों से 1000 वाहनों के लिए ही कच्चे माल प्राप्त करने के लिए अधिकृत है तो उत्पादन प्रबंधक उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। मतलब आप बोल रहे हो उसको कि 2000 वाहन तैयार करना है, लेकिन आपको सॉरी यार 2000 वाहन आपको बनाने के लिए ऑर्डर तो दे दिया, बट आपको अधिकार दिया है कि आप 100 वाहन का ही कल पुर्जे या उसके जो भी स्टॉक है 100 वाहन का ही आप निकाल सकते हो। तो फिर आपने अधिकार उसको दिया कहाँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी कहाँ फिर। तो यही बोलता है कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो आप उसको अधिकार भी दो। सिंपल सी बात, अगर एक लाइन में समझने की बात करूँ तो आपको अगर दुकान में बिठा रहा है कोई बिठा रहा है काउंटर चलाने के लिए, तो आपको काउंटर की चाबी भी आपको मिलनी चाहिए, तभी आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगे। नहीं तो पता नहीं फिर क्या होगा तो फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे ही नहीं, क्योंकि उसका आपके पास तो चाबी था ही नहीं। अगर काउंटर से पैसा गए तो भाई चाबी जिसके पास था उससे पूछो। क्लियर है बात। उसके बाद अनुशासन का सिद्धांत, इसको एक बार पढ़ लूँ मैं। अनुशासन सिद्धांत, अनुशासन एक संस्था में व्यवस्थित कार्य प्रणाली के लिए सामान्य नियमों को संबोधित करता है। मतलब कोई भी काम अगर आप करना चाहते हो तो अनुशासन आपको बहुत ही जरूरी है। कुछ भी काम कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो फिर भी, आप किसी से बातचीत कर रहे हो फिर भी, आप किसी से बातचीत कर रहे हो फिर भी आपको क्या अनुशासन की जरूरत पड़ेगी। वही बोलता है अनुशासन एक संस्था में व्यवस्थित कार्य प्रणाली के लिए सामान्य नियमों को संबोधित करता है। फिर इस बात पर जोर देते हैं कि अनुशासनात्मक नियम केवल अधीनस्थों पर लागू नहीं होने चाहिए, अपितु ये वरिष्ठ अधिकारियों पर भी लागू होने चाहिए। जो भी अनुशासन है सब पर लागू होने चाहिए। अनुशासन के लिए आवश्यक है सभी स्तरों पर अच्छे वरिष्ठ अधिकारियों का होना, वरिष्ठ एवं अधीनस्थों के बीच स्पष्ट व निष्पक्ष अनुबंध तथा दंड का न्याय संगत प्रयोग। मतलब चाहे कर्मचारी अपर लेवल का हो या लोअर लेवल का हो, उसको अगर गलती करता है तो क्या करना, उसको अनुशासन में लाने के लिए उसको दंड का प्रावधान होना चाहिए। मान लीजिए एक संस्था के प्रबंधक ने श्रमिकों के साथ एक अनुबंध किया जिसमें श्रमिक अपने वार्षिक उत्पादन में 25% वृद्धि करने पर सहमत होते हैं। बदले में प्रबंधक ने श्रमिकों को वेतन वृद्धि में 10% का वादा किया। अतः अनुशासन कारक का अर्थ यह होगा कि प्रबंधक और श्रमिकों दोनों को अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना चाहिए। मतलब उन्होंने अगर दिया है कि अगर आप इतना करोगे तो मैं इतना आपको रेम्युनरेशन या आप पे वृद्धि करूँगा, तो आपको उनको देना चाहिए ये चीज़। क्लियर बात है। उसके बाद कहते हैं सिद्धांत के सकारात्मक परिणाम क्या होंगे और नकारात्मक परिणाम क्या होंगे। तो सकारात्मक परिणाम में बोलता है संस्था में सुचारू व व्यवस्थित कार्य प्रणाली, कर्मचारियों की दक्षता में निपुण होगा, प्रबंध एवं श्रमिकों के बीच बेहतर संबंध होगा, लोगों के बीच संस्था की प्रतिष्ठा में वृद्धि, स्पष्ट व लिखित नियम संदेह एवं गलतफहमी के कारण को
को खत्म करते हैं। मतलब अगर गलतफहमी अगर एक दूसरे के बीच होती है तो उसको भी क्या करता है, ये खत्म करता है। इस सिद्धांत का उल्लंघन करने के परिणाम क्या होंगे? कहते हैं संस्था की प्रतिष्ठा और कर्मचारियों की दक्षता में गिरावट आएगी, संस्था में शक व संदेह का माहौल बनेगा, कर्मचारियों के आत्मविश्वास में गिरावट तथा अंतर व्यवस्था की भारी संभावना, अस्पष्ट नियमों व विनियमों की कमी के कारण मतलब अगर आपके विनियमों और नियमों में कमी के कारण काम में देरी। उसके बाद आदेश की एकात्मकता का सिद्धांत। ये आदेश की एकात्मकता बोलता है कि मान के चलो आपके जहाँ पे काम कर रहे हो आप, वहाँ पर 5 बॉस है, ठीक है, 5 बॉस है आपके, तो और कहता है कि आपको सबसे आदेश मिल रहा है। कोई बोलता है ये काम करो, कोई बोलता है वो काम करो, कोई कुछ और काम देके जाता है, कोई कुछ और काम देके जाता है, ठीक है। तो आप खुद असमंजस में पड़ जाएंगे कि मेरे को काम करना कौन सा है, पहले बॉस वाला करूं, सेकंड बॉस वाला करूं, थर्ड वाला करूं, फोर्थ वाला करूं या फिफ्थ वाला करूं। आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो वही कहता है कि ऐसा नहीं करना है। अगर आप जूनियर को काम दे रहे हो ना, तो आदेश की एकात्मकता होनी चाहिए, मतलब आदेश एक ही आदमी से मिलना चाहिए, और वो जो कर्मचारी है जिसको मतलब आदेश दिया जा रहा है वो किसी एक के ही, मतलब जिससे उसको आदेश मिल रहा है उसी के लिए वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको ही सिर्फ जवाबदेही देगा, वो काम करके उसको ही देगा सिर्फ। तो आदेश की एकात्मकता का मतलब बोलता है कि जो काम ऊपर से आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी से मिलने चाहिए, सारे से नहीं मिलने चाहिए। तो पढ़ते हैं क्या होता है। कहते हैं इस सिद्धांत के अनुसार एक अधीनस्थ को केवल एक वरिष्ठ अधिकारी के आदेश प्राप्त करने चाहिए तथा केवल उसी के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, जिससे आदेश मिला है उसी के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। यदि किसी कर्मचारी को एक से अधिक वरिष्ठ से निर्देश प्राप्त होते हैं तो अव्यवस्था व विवाद होने की संभावना है। उदाहरण के लिए यदि एक प्रशीतन कंपनी का क्रय प्रबंधक अपने अधीनस्थों से ग्राहकों को 25% छूट देने के लिए कहता है तथा वित्त प्रबंधक उस छूट को 15% तक सीमित कर देता है, तो यह माना जाएगा कि यह आदेश की एकात्मकता नहीं है। ऊपर वाले बोला कि 25% छूट देंगे और उससे नीचे वाला कहता है 15% छूट देंगे, तो फिर कैसे होगा काम? आपके अपने बिजनेस में ही आप जो काम कर रहे हो आपके अपने में ही बात नहीं बनती, तो फिर बाहर वाले को ठेंगा दिखाएंगे, ठीक है ना। तो यही बोल रही है, अगर आप अपने में लड़ोगे तो क्या होगा, बाहर वाले तो मजा लेंगे, तो वही मजा लेगा फिर। तो इसीलिए कहता है कि आदेश की एकात्मकता होनी चाहिए, किसी एक पर्सन से आपको आदेश मिलना चाहिए और आप उसी पर्सन के रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। उसके बाद इसके फायदे नुकसान। कहता है कर्मचारी के दिमाग में कोई भ्रम नहीं कि किसके निर्देशों का पालन करना है, कोई भ्रम नहीं होता। टकराते नहीं है, कर्मचारियों की प्रभावशीलता एवं कुशलता में वृद्धि करता है, उत्तरदायित्व निर्धारण करना सरल होता है। उसके बाद इस सिद्धांत का उल्लंघन करने के परिणाम क्या होंगे। कहते हैं यह पर्यवेक्षकों एवं अधीनस्थों की प्रभावशीलता को कम करता है, उत्तरदायित्व निर्धारण करना कठिन हो जाता है, यह अधीनस्थों के लिए एक भ्रमित स्थिति बनाता है, पर्यवेक्षकों के आहत अहंकार के कारण विवाद उत्पन्न होते हैं और संस्था में अनुशासन बनाए रखने में कठिनाई होती है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें उनके फायदे और उससे नुकसान हैं। उसके बाद निर्देश की एकात्मकता का सिद्धांत। कहता है सिद्धांत के अनुसार एक इकाई का अर्थ एक योजना अर्थात संस्था के सभी सदस्यों व कर्मचारियों के प्रयासों को, मतलब निर्देश की एकात्मकता, निर्देश देना सभी सदस्यों व कर्मचारियों के प्रयासों को एक समान लक्ष्य की उपलब्धि के लिए एक दिशा की ओर निर्देशित करता है। मतलब एक समान लक्ष्य की ओर आपको क्या करेगा, अग्रसर करता है। तो वही कहता है सिद्धांत के अनुसार एक इकाई का अर्थ एक योजना अर्थात संस्था के सभी सदस्यों व कर्मचारियों के प्रयासों को एक समान लक्ष्य की उपलब्धि के लिए एक दिशा की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत की एकात्मकता एवं समन्वय की ओर ले जाता है। समान उद्देश्य वाली गतिविधियों के प्रत्येक समूह में केवल एक प्रमुख योजना होनी चाहिए। यदि एक ऑटोमोबाइल कंपनी विविध प्रकार के वाहनों का निर्माण कर रही है तो प्रत्येक वाहन का अपना प्रभाव होगा जो दूसरों को अलग होगा। प्रत्येक डिपार्टमेंट के अपने आधिकारिक योजनाएं एवं संसाधन होंगे। तो यही क्या बोलता है कि जिस चीज़ की आप कर रहे हो ना काम, उसको जैसे एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि अगर आप बहुत सारे वाहन बना रहे हो तो सबका अलग अलग डिपार्टमेंट होगा, उस डिपार्टमेंट के अलग अलग सारे इंचार्ज होंगे, प्रबंधक होगा, जो भी कुछ होगा सबका अलग अलग होगा। इसके फायदे नुकसान। कहते हैं संगठनात्मक लक्ष्यों की उपलब्धि।
सभी कर्मचारियों के प्रयास केवल एक ही दिशा की ओर मतलब एकीकृत हो। मतलब ऐसा नहीं कि कोई कुछ और सोच रहा है, कोई कुछ और तरीके से करना चाहता है। आप वहाँ के प्रबंधक को जो है लीडरशिप का काम करता है कि सबको एक दिशा की ओर मूवमेंट करते हैं। कार्यों की एकात्मकता एवं समन्वय को सुनिश्चित करता है। कार्यों की एकात्मकता एवं समन्वय को सुनिश्चित करता है। उसके बाद कार्य के दोहराव का या अति व्यापन को समाप्त करता है। मतलब कार्य में दोहराव नहीं होगा तो कॉस्ट भी कम लगेगा। इस सिद्धांत का उल्लंघन करने के परिणाम क्या होंगे? कहते विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त नहीं होते। विशिष्टीकरण आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम पर नहीं रोका जाता। आप क्या करते हो? बहुत सारे काम करते हो, इसलिए आपको विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त नहीं होते। संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होता है। जो भी संगठनात्मक उद्देश्य है उसको करने में कठिनाई होता है। गतिविधियों की एकात्मकता की अनुपस्थिति में समन्वय प्राप्त करने में कठिनाई और विभिन्न दिशाओं में काम करके प्रयासों एवं संसाधनों की बर्बादी, ये सब चीज़ क्या होता है? नुकसान होते हैं। अब यहाँ पे अगला टॉपिक दिया हुआ है आपका आदेश की एकात्मकता और निर्देश की एकात्मकता। इस डिफरेंसेस दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ोगे क्योंकि आदेश की एकात्मकता भी मैंने बता दिया और आदेश की निर्देश की एकात्मकता भी मैंने बता दिया। इन दोनों को आप पढ़ा दिया हूँ, तो इसका डिफरेंस आप खुद एक बार पढ़ के देखोगे। दिक्कत होगी तो फिर कमेंट बॉक्स में डालना, नंबर पे बता देना, तो मैं इसको फिर से कर दूंगा। व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा समान हितों की सिद्धांत कहता है व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा समान हितों का सिद्धांत में क्या बोलता है कि आप किसी बिजनेस में काम करते हो, आपका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट भी होगा। मतलब पर्सनल इंटरेस्ट होगा, कुछ आपके पर्सनल फायदे होंगे और कुछ पूरे बिजनेस का फायदा होगा। तो वो बोलता है कि व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा क्या बोलता है? समान हितों के में टकराव, समान हितों की अधीनता का सिद्धांत कहता है कि आप अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखोगे, अपना पर्सनल फायदे नहीं देखोगे। हम क्या करेंगे? पूरे सबको मिला करके फायदा देखेंगे। अगर सबका फायदा होता है तो वो काम करूँगा, मैं अपना पर्सनल फायदा के लिए कोई भी काम नहीं करूँगा। पर्सनल फायदा वो भी तभी करूँगा, लेकिन सबको नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर पर्सनल फायदा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सबको नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा संस्था के हितों को पूर्ण प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अतः जब दोनों में विभिन्नता हो तो प्रबंधक को इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी के कंपनी में काम करने के लिए कुछ व्यक्तिगत हित होते हैं तथा प्रत्येक कंपनी के अपने अलग लक्ष्य होते हैं। अतः किसी सामूहिक कार्य में सामूहिक हितों की रक्षा के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण कर देना चाहिए। यह तब हासिल किया जा सकता है जब प्रबंधकों ने अपने अनुकरणीय व्यवहार के माध्यम से उदाहरण स्थापित किया है। प्रबंधकों को अपने व्यक्तिगत लाभों के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। नैतिकता के तौर पर जब संस्था संकट में हो तो उन्हें अपने हितों का त्याग कर देना चाहिए। जब संस्था संकट में हो तो उसको क्या करना चाहिए? अपने हितों का त्याग करना चाहिए। आप पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखोगे, आप ओवरऑल पूरे संस्था का इंटरेस्ट देखोगे। इस सिद्धांत के सकारात्मक परिणाम और नकारात्मक परिणाम कहते संस्था के लाभ में हर कोई मुनाफा कमाता है। संगठनात्मक एवं व्यक्तिगत लक्ष्यों के बीच समन्वय। ठीक है, नॉर्मल चीज़ देखना, आप जो भी मैं करवाया उसी में से ये फायदे और नुकसान इसके निकलेंगे। संस्था में मानवता का पालन होगा, नहीं तो क्या करेंगे? मानवता का, अगर मैं अपने इंटरेस्ट के लिए काम करूँगा तो क्या करूँगा? एक दूसरे को नुकसान पहुँचाऊँगा और अपना फायदा देखूंगा तो क्या होगा? अनुशासन कम होंगी, मानवता कम होगा, एक दूसरे को मार काट हेन टेन बहुत तरह की बातें आती है, वो हो जाएगी। संगठनात्मक लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसके नुकसान क्या है? तो संगठनात्मक एवं व्यक्तिगत लक्ष्यों के बीच समन्वय की कमी होती है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है ना कि आप अपना देखोगे और कोई बिजनेस का, मतलब बिजनेस का और अपना, इन दोनों में थोड़ा सा टकराव तो होगा। संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा और ईर्ष्या में वृद्धि तथा मानवता का हनन, ये सब बातें यहाँ पर होती है। ठीक है, तो मैं आज यहाँ पर आपको यहीं तक रोकूंगा। कितने हो गए? 6 हो गए। एक क्लास और लूँगा तो ये आपका हो जाएगा, क्योंकि वीडियो 30-40 मिनट से ज़्यादा नहीं बनाना यार। ठीक है, छोटा छोटा वीडियो जा रहा है, आप लोग बस कंटिन्यू करते रहो, सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज बस इसी पे रोकता हूँ। और जो मैंने पहले बताया था, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए अगर नदियाँ तो समुंदर की तलाश कर। बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए अगर नदियाँ तो समुंदर की तलाश कर। यूँ तो टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, यूँ तो
टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, बट टूट जाए जो पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कर। तो हम लोग बेहतर से बेहतर करते चलेंगे, दिन पर दिन आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।